तो रामचरितमानस के लिए मुझे कुछ सहायता लेनी पड़ती है, कागज या कुछ नोट्स बना करके मुझे रखने पड़ते हैं, लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा है कि वो मुझे देखना नहीं पड़ते, सिर्फ एक सहारा होता है कि हाँ साथ में है। तो ये प्रभु की कृपा ही है। दूसरा पिताजी की मेहनत है, उन्होंने जो मुझे अध्ययन कराया है वो इस तरीके से कराया है कि चाह के भी मैं चाहूं भी कि कुछ कागज या कुछ नोट्स बना के रखूं तो मैं देखती नहीं। जी जी, तो इसमें आपके जो पूज्य पिताजी हैं शुक्ला साहब, तो आपके परिवार में क्या ऐसा कुछ वातावरण था कि आध्यात्मिकता क्या सना आपके परिवार में पहले से ये चला आ रहा था जिससे आपका रुझान बढ़ा? मेरे पिताजी से पहले मेरे दादाजी श्रीमद् भागवत के प्रवक्ता और एक बहुत प्रकांड विद्वान थे, और दादाजी के बाद वो पिताजी को प्राप्त हुआ और पिताजी के बाद वो मुझे मिला। और ऐसा नहीं है कि मेरे घर में सिर्फ मैं ही हूँ, मतलब मेरे पिताजी के जो चाचा जी इत्यादि हैं उनके भी बेटे हैं, 8 बेटे हैं और बेटियां भी हैं, लेकिन घर में ये किसी को नहीं मिला, ये मुझे मिला। तो इसे भगवत कृपा ही कहेंगे, ईश्वर की कृपा और पिताजी का आशीर्वाद और उनकी मेहनत। जी, श्रीमद् भागवत और कलयुग की जो बैतरणी को पार करने वाली कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा है, इसको दोनों को आप कहाँ देखते हैं? श्रीमद् भागवत कथा आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो ये संसार सागर से पार कराती है, लेकिन यदि इसे एक सामाजिक दृष्टि से हम देखें तो भागवत जी में या रामचरितमानस में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो समाज के कल्याण की हैं, या आज के युवक और युवतियां जो आज पथभ्रष्ट हो रहे हैं, पतन के रास्ते पे जा रहे हैं, उनके सुधार के लिए ये बातें इसमें बताई गई हैं। भागवत में विज्ञान समाहित है, भागवत में राजनीति समाहित है, भागवत में धर्म नीति समाहित है, भागवत में ज्ञान है, वेद है, सब भागवत में, सब मानस में। तो यदि इन ग्रंथों से केवल ये ना समझा जाए कि ये धार्मिक ग्रंथ है, इन्हें तो केवल भगवान की भक्ति के लिए, वो तो है ही भगवान की भक्ति का साधन है, लेकिन समाज के सुधार के लिए भी इन ग्रंथों का सहारा लोग ले सकते हैं और लेना चाहिए। जी प्राची जी, देखने में आया है कि जिस पेशे से या जिस परिवेश से आप जुड़ी हुई हैं उसमें अमूमन ज्यादातर पुरुष प्रधानता है। आप महिला वर्ग से हैं, बेटी वर्ग से हैं, तो क्या कभी ऐसी कोई ऐसी चीज है या ऐसा कुछ बताएंगी आपको ऐसा लगा हो कि इस पेशे में या इस आध्यात्मिकता में या इस कथा वाले जो है व्यवसायीकरण में कहीं कुछ फीलिंग या कुछ ऐसा लगा हो कि ये महिलाओं या बेटियों के लिए नहीं है? देखिए, समाज पुरुष प्रधान जरूर है, कहीं ना कहीं भारतीय समाज ने इस परंपरा का, जो महिलाएं कथा करती हैं, बहुत ज्यादा सहयोग और समर्थन भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कई बुद्धिजीवी कहें या कुछ और कहें, उन्होंने इसका विरोध भी बहुत किया है। और विरोध किया है तो मैं उनके लिए केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि या तो आप प्रमाण दें
और प्रमाण यदि वो देते हैं तो प्रमाण हमारे पास भी है कि भारत में ऋग वैदिक काल को यदि उठा करके हम देखें इतिहास को, तो उसमें बेटियों का यज्ञोपवीत संस्कार होता था, जनेऊ संस्कार होता था। और जनेऊ धारण करने के बाद हर जीव, मतलब जो मनुष्य है, उनमें ब्राह्मणत्व आ जाता है। जनेऊ जो धारण करते हैं वो फिर गायत्री पढ़ने के अधिकारी बन जाते हैं। तो जब बेटी जनेऊ धारण करती थी तो उनमें ब्राह्मणत्व आ जाता था, और यदि ब्राह्मणत्व आ गया तो उस फिर सबकी अधिकारी हो गई। ठीक है, उस उत्तर वैदिक काल या ऋग वैदिक काल की चर्चा को हम जाने दें, आगे बढ़े। तो ऐसी देवियां हुई हैं मंडन मिश्र की पत्नी, जिन्होंने भगवान आद्य शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में परास्त किया। लोपमुद्रा, घोषा, अपाला ऐसी देवियां हैं। ऋग्वेद के 6वें मंडल में जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र को आज कहा जाता है कि जनेऊधारी ब्राह्मण ही इसका जाप कर सकते हैं, लेकिन इसकी रचना की किसने? तो ऋग्वेद यदि उठा करके देखें तो लोपमुद्रा, घोषा, अपाला इत्यादि कुछ देवियां हैं जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की। अब आप बताइए, अनुसूया, लोपमुद्रा, घोषा, अपाला, गार्गी, महाश्वेता जैसी देवियां जिस देश में हुई हैं, और वहां पे जब ऐसी बात की जाती है तो उसको क्या माना जाएगा? तो कहीं ना कहीं बहुत से लोगों ने समर्थन किया है, लेकिन बहुत से कुछ जो ज्यादा प्रबुद्ध जीवी हैं उन्होंने इसका विरोध भी किया है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी, गात्री मीन्स प्राची, गात्री कहलाती है, प्राची का नाम गात्री ही है। लेकिन मेरा ये जो सवाल था इसका आपने बड़े अच्छे ढंग से जवाब दिया कि इस पुरुष प्रधान समाज में, जिनमें कथाओं में सबसे ज्यादा पुरुष ही बढ़ चढ़कर वो करते हैं और कथा कर रहे हैं, उसमें एक महिला होने के नाते कथा नहीं करना चाहिए, श्रीमद् भागवत कथा नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने उसका बाकायदे प्रमाण सहित हमारे दर्शकों को बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक सवालात और है मेरा कि देश विदेश में जब आप श्री राम कथा या श्रीमद् भागवत कथा करती हैं तो सर्वाधिक आनंद की अनुभूति कहाँ मिलती है? इसके माध्यम से समाज में आपने क्या बदलाव देखे हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि किसी एक निश्चित स्थान पर जब मैं गई तो वहां मुझे आनंद मिला, क्योंकि भागवत की कथा या रामचरितमानस की कथा जहां होती है आनंद वहीं बरसने लगता है। यदि एक कमरे में भी कथा गाई जाएगी या पाठ किया जाता है मानस का, तो आनंद वहीं बरसने लगता है। तो इसके लिए मैं कोई विशेष स्थान तो नहीं बता सकती। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसन्नता मुझे यदि किसी स्थान पर हुई है तो आज से लगभग 10-11 साल पहले जब मैं बद्री विशाल में कथा करने गई थी, मुझे सुअवसर मिला था कि बद्रीनाथ के चरणों में बैठ के उन्हें कथा सुनाने का। तो वो मेरे जीवन का एक इतना अच्छा या इतना आनंद देने वाला क्षण था कि आज भी जब मैं उसकी बात करती हूँ तो आंखें नम हो जाती हैं, और मतलब मन कहीं ना कहीं फिर बद्रीनाथ चला जाता है। तो सबसे अच्छा क्षण बद्रीनाथ। जी, आपने बद्री विशाल जी की बात छेड़ी तो मैं पूछना चाहूंगा, चूंकि आपने 7 दिवस या 9 दिवस रह के वहां पर साक्षात्कार प्रभु का किया होगा। कहते हैं, बताते हैं कि बद्री विशाल में साक्षात स्वर्ग है, साक्षात भगवान है। तो क्या ऐसी अनुभूति हुई है? जी हाँ, जो आध्यात्म से लोग जुड़े हैं, जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं। अब कोई नास्तिक कहे कि मुझे ऐसा नहीं लगा, मैंने तो सिर्फ बर्फ देखी, पेड़ देखे, तो वो नास्तिकता वाली बात हो गई। लेकिन जो अध्यात्म मार्ग से जुड़े हैं, जो भक्ति मार्ग पर चलने वाले हैं, यदि उन्होंने अनुभव किया होगा तो सचमुच बद्री विशाल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ये अनुभूति हम कर सकते हैं कि ईश्वर तत्व यहाँ पर विराजमान है, बैठा है ईश्वर। जी जी, प्राची जी, आपने लगभग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरे एक नॉलेज के मुताबिक लगभग 1000 के आसपास कथा लगभग कर ली होगी संभवतः, या 700-800 कथाएं होंगी। इसमें समाज में आपने जो अमूमन जो बदलाव होता है ग्रामीण परिवेश से लेकर और शहरी परिवेश पर कुछ देखा है आपने, अंदाज किया है आपने? सबसे पहले तो मैं इस बात को नकारती हूँ कि मैंने 1000 कथाएं नहीं की। अभी मैंने सिर्फ 370 या 380 कथाएं की हैं जो अनुष्ठान के रूप में हुई हैं, और जो छोटी कथाएं हैं 1 दिन की, 2 दिन की, जो छोटे कार्यक्रम है, ऐसे 100 और तो मुश्किल से 500 मान लीजिए। जी 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 जी, इतने 400 प्रॉपर, और फिर 1-2 दिन के ऐसे 1 घंटे के जहाँ लोगों ने बुलाया तो जी 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 ऐसी।
तो आपका प्रश्न क्या था वैसे? मेरा प्रश्न ये था कि ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश में जब आपने कथाएं की तो उस परिवार को कुछ ऐसी प्रेरणा मिली कि उनका जीवन बदला हो? देखिए, कई जगह जब हम कथा करने जाते हैं और कथाओं में जब हम कथाओं के माध्यम से एक समाज सुधार का संदेश भी देते हैं, केवल कथा नहीं कि कथा 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 तो सबको मालूम है, लेकिन कथा के माध्यम से भगवान ने जो हमें उपदेश देना चाहा, जैसे जब गोवर्धन लीला की तो वृक्षों के विषय में कि वृक्षों की महत्वपूर्णता क्या है। यदि भगवान ने कालिया का मान मर्दन किया तो यमुना जी की सफाई, तो उसके माध्यम से हम संदेश देते हैं कि आप भी भागवत को केवल ये न समझे कि एक कथा है, भगवान ने मनुष्य रूप धारण करके मानव जाति को एक उपदेश दिया है, जैसे हम तक पहुंचाने के लिए हम जैसे लोगों को कृपा की है कि हम आप तक पहुंचाएं, तो आप भी उसे धारण करें। तो ऐसे बहुत से लोग हैं कथा के माध्यम से जिन्होंने शराब पीना, मांस खाना छोड़ा है या वृक्ष लगाना प्रारंभ। मैंने सुना है कि आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में यूपीएससी में जाना चाहती थी, आईएएस बनना चाहती थी, क्या हुआ? आप जहां हैं वहां संतुष्ट हैं कि आपकी तैयारी है अफसर बनने की, राजनेता बनने की, कि आध्यात्मिकता से भी जुड़े हैं? देखिए, अब ये जो प्रश्न किया है आपने कि यूपीएससी की तैयारी, तो हर एक सामान्य बच्चे का या बेटी का ये कुछ ड्रीम होते हैं, कुछ लक्ष्य होता है। तो कथा तो मैंने की बचपन से, लेकिन साथ साथ अध्ययन नहीं छोड़ा। तो जब मैंने 12th पास आउट की थी उस समय एक भाव मन में था कि एक बार मैं सिविल सर्विसेज का एग्जाम फेस करना चाहती हूँ, तो पर मुझे वो टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि उसके लिए काफी टाइम चाहिए, तो वो टाइम मेरे पास था नहीं, इसलिए मैंने तैयारी अध्ययन तो मैं अभी भी करते रहती हूँ कि कभी, क्योंकि अभी ज्यादा एज नहीं है, एक बार मैं एग्जाम फेस करूंगी, तो उसका ये नहीं है कि पास होना ही है या आईएएस बनना ही, सिर्फ एक इच्छा है, देखते हैं आगे क्या होता है। नहीं तो बताते हैं कि आईएएस और जो आपका ये पेशा है अध्यात्म, तो उससे तो आईएएस की कहीं कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। जी नहीं की जा सकती, लेकिन एक मन की संतुष्टि की बात भी होती, क्योंकि मैं एक प्रवक्ता होने के साथ साथ एक सामान्य लड़की भी हूँ, तो हो सकता किसी के मन में भी कोई भी भाव आ सकता है, तो वैसे भाव था एक बार की एग्जाम देना है, पर दिया अब तक नहीं है। जी, जहां तक एजुकेशन की अगर बात की जाए आपकी, तो वर्तमान में आपकी एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या है और कुछ एनजीओ या कुछ स्कूल शिक्षा से जुड़े हुई चीज से भी आप जुड़ी हुई हैं? मैंने एमए किया है सोशलॉजी से, और एनजीओ वगैरह तो नहीं, लेकिन हाँ हमारा ट्रस्ट है श्री हरि सिद्ध हनुमत सेवा ट्रस्ट, उसके माध्यम से हम एक विद्यालय चलाते हैं, राजदीप विद्यालय, जिसमें इंग्लिश मीडियम की शिक्षा दी जाती है। एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम है 5th तक, लेकिन ये कहाँ है? ये जबलपुर में है, जबलपुर जिला में सहप्रा बिटोनी। लेकिन उसके साथ उस स्कूल में संस्कार और वैदिक पद्धति से भी बच्चों को कुछ ज्ञान की बातें, कुछ नीतिगत बातें उन्हें बताई जाती हैं। और इस स्कूल में ऐसे बहुत से बच्चे, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि सारा स्कूल निःशुल्क है, लेकिन हाँ ऐसे लगभग 50 से 60 बच्चे हैं जिनको निःशुल्क रूप से शिक्षा दी जाती है, और जिनकी फीस ली भी जाती है तो फीस न्यूनतम है। जहाँ आज लाखों पे साल भर की शिक्षा पहुंचती है, वहाँ केवल 200 रुपए और 300 रुपए लेकर के उन्हें उच्च शिक्षा दी जाती है। साथ में पूरी उनकी किट, बैग, बॉटल, बैग, सूट, सॉक्स, टाई, बैग, जो भी किट है, बुक्स, वो उन्हें फ्री में अवेलेबल कराई जाती है। देखिए, इसको कहते हैं सच्ची समाज सेवा। आप जो पैसा जो थोड़ा मोड़ा लेती हैं, जो कमाती हैं, उस पैसे से एक समाज में जो बच्चे हैं, जो आने वाले नौनिहाल हैं, जो देश के भविष्य हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में एक अपना खुद का स्कूल बना के या ट्रस्ट के माध्यम से उनकी जो है शिक्षा दीक्षा अपने खर्चे से कराती हैं। वो भी जबलपुर के पास एक गांव आपने बताया है। बहरहाल प्राची जी, मैं जानना चाहता हूं कि पन्ना जैसे पिछड़े जिले और ग्रामीण अंचल में कथा करने और शहरी ग्रामीण परिवेश में कथा करने से आपने यहाँ पे क्या देखा और कैसा महसूस किया? देखिए, ऐसा तो नहीं कि पहली बार मैंने किसी गांव में कथा की हो। हम शहर में और गांव में दोनों में बराबर रूप से कथाएं करते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में आके अच्छा लगा। लोगों की श्रद्धा भक्ति के प्रति अच्छी है, भगवान के प्रति अच्छी है,
तो अच्छा लगा। जी, मैं चाहता हूं कि आज के प्रसंग में आप जो पंडवन स्थल है आपने देखा होगा, बताते हैं किंवदंती है कि जहां पे आपकी कथा हो रही है वहां पे 7 नदियों का संगम है। द्वापर युग में यहाँ पे माता द्रौपदी और 5 पांडवों ने कुछ समय व्यतीत किया था। तो मैं चाहता हूं कि आज आप अपने पंडाल पे कथा मानस से कुछ इस पर भी प्रकाश डालेंगी, क्या मैं आशा कर सकता हूं? जी हाँ, आज तो नहीं, लेकिन आने वाले 2 दिनों में इस विषय पे मैं जरूर चर्चा करूंगी। क्या आपने वह स्थल देखा, कैसा लगा? ये चूंकि विश्व में एक अनूठा स्थल है जहां 7 नदियां हैं और कहीं ना कहीं आपके पड़ोस भेड़ा घाट से जुड़ा हुआ है, उसकी स्मरण ताजा करती है याद यहाँ की चट्टानें। जी हाँ, स्थान बहुत अच्छा है, प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए मिलती है और बहुत शांत बराबर रूप से कथाएं करते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में आके अच्छा लगा, लोगों की श्रद्धा भक्ति के प्रति अच्छी है, भगवान के प्रति अच्छी है, तो अच्छा लगा। जी, मैं चाहता हूं कि आज के प्रसंग में आप जो पंडवन स्थल है आपने देखा होगा, बताते हैं किंवदंती है कि जहां पे आपकी कथा हो रही है वहां पे 7 नदियों का संगम है। द्वापर युग में यहाँ पे माता द्रौपदी और 5 पांडवों ने कुछ समय व्यतीत किया था। तो मैं चाहता हूं कि आज आप अपने पंडाल पे कथा मानस से कुछ इस पर भी प्रकाश डालेंगी, क्या मैं आशा कर सकता हूं? जी हाँ, आज तो नहीं, लेकिन आने वाले 2 दिनों में इस विषय पे मैं जरूर चर्चा करूंगी। क्या आपने वह स्थल देखा, कैसा लगा? ये चूंकि विश्व में एक अनूठा स्थल है जहां 7 नदियां हैं और कहीं ना कहीं आपके पड़ोस भेड़ा घाट से जुड़ा हुआ है, उसकी स्मरण ताजा करती है याद यहाँ की चट्टानें। जी हाँ, स्थान बहुत अच्छा है, प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए मिलती है और बहुत शांत स्थान, अच्छा सुंदर। अगर इसको पर्यटन से जोड़ दिया जाए तो? यदि पर्यटन से जोड़ दिया जाए तो इसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। जी, थैंक यू। जी, कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि के सवालात हैं मेरे। आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का हमारे दर्शकों के लिए कुछ बताएंगी? पिताजी, माताजी, आपकी बेटी, आपके पति जी, आदि आदि के सवाल मैं जानना चाहता हूं पारिवारिक पृष्ठभूमि से। जी, पिताजी। मेरे पिताजी डॉक्टर राजकिशोर जी शुक्ला, जिन्होंने MA, MPhil और PhD श्रीमद वाल्मीकि रामायण से की हुई है और श्रीमद भागवत जी का जितना भी अध्ययन है या रामचरितमानस का अध्ययन पिताजी के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, ज्ञान प्राप्त हुआ है। और हर स्थान पर पिताजी ने आज तक मेरा सहयोग और सपोर्ट बहुत अच्छे से किया है। माताजी का नाम श्रीमती रश्मि शुक्ला और मेरी माताजी बहुत शांत और सरल स्वभाव जी, की उनको अपन क्या गृहिणी या? गृहिणी है। जी हाँ, और मेरी माताजी ने भी हर स्थान पे सहयोग जी। किया। प्राची जी, आपका ग्रामीण और शहरी स्तर पर दोनों में परवरिश हुई है, इस पे आपका क्या मत है? गांव में मैंने जन्म लिया, लेकिन शिक्षा दीक्षा जबलपुर में हुई है। पढ़ाई जो एजुकेशन है स्कूल का या कॉलेज का, तो इस पे मैं क्या कहूँ ठीक है, दोनों ठीक है, गांव भी ठीक है अपने स्थान पर, शहर नहीं, मेरा मतलब ये था कि गांव की जो बच्ची होती है विभूति, उनके अंदर एक डर रहता है। गांव से लेकर अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पे आप छाई हुई हैं, उस भूमि उस मिट्टी को नमन करते हुए कहना चाहता हूं कि वो वहां जन्म लेके इतना बड़ा मुकाम आपने हासिल किया। तो ऐसा नहीं है कि गांव की बच्ची अंतरराष्ट्रीय नहीं बन सकती, यदि उसे एक लेकिन अच्छा गुरु या अच्छा मार्गदर्शक मिल जाए तो बच्चे बहुत। तो मेरे पिताजी ने भरपूर मेरा सहयोग किया बचपन से। ये सवालात मेरा इस क्षेत्र की गांव की बेटियों को लेकर। जी, बचपन से पिताजी ने इस ढांचे ही बोलेंगे ना, जी, ढांचे में इस परिवेश में, वातावरण में ढाला है कि कभी महसूस नहीं हुआ कि गांव या शहर, ऐसा कुछ कभी लगा ही नहीं कि क्या गांव क्या शहर, सब समान है। क्योंकि घर में वातावरण तो जैसा वातावरण रहता है वैसा। जी, अब आपके व्यक्तिगत परिवार के बारे में मैं जानना चाहूंगा, आपकी बेटी और आपके हस्बैंड। जी, मेरे पतिदेव का नाम है अमित तिवारी और उन्होंने भी हर कदम पे मेरा सहयोग किया है। क्योंकि एक पति होने के नाते एक अच्छा मित्र बन करके कदम से कदम मिला के मेरा सपोर्ट। क्योंकि आज विवाह के बाद एक लड़की के जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आता है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पाबंदियां भी लगती हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं धन्यवाद हमेशा उनको देती हूँ। क्योंकि देखिए, झगड़े हर पति पत्नी में होते हैं, भेदभाव मन मुटाव होता है, तो वो तो चलती रहती है गृहस्थी, लेकिन हर
कदम कदम पर चले हैं वो, और उस शिक्षा से लेके, कॉलेज की शिक्षा से लेके श्रीमद् भागवत की शिक्षा, इंटरनेशनल प्रवक्ता, हर जगह उन्होंने सहयोग किया। जी, आपके हस्बैंड किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? कॉन्ट्रैक्टर हैं और कुछ बिजनेस है पर्सनल। जी, आपके बेटी बेटा क्या है? मेरी अभी सिर्फ एक बेटी है जिसका नाम है आर्ची तिवारी। तो बहुत छोटी है, अभी वो 3 साल की भी नहीं हुई है। वो तो वो उसको लेकर कुछ सपने देखे हैं क्या आपने? नहीं, सपने को कुछ नहीं देखे। मेरा तो एक ही सपना है, जो बेटी मुझे मिले, चाहे वो मेरी हो या कोई और, IAS बनाने का। लेकिन मैं उस पर कोई दबाव नहीं डालूंगी, क्योंकि बच्चा जो बनना चाहे वो बने। तो एक बेटी है आर्ची तिवारी और 2.5 साल की अभी तो मेरी माँ के साथ रहती है। जी, लास्ट सवाल, आप हमारे दर्शकों के लिए अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं समाज को ये संदेश देना चाहूंगी कि आप संस्कारवान बने और अपने समय का सदुपयोग करें, अपनी संस्कृति, अपने हिंदुत्व, अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार समस्त भारत में करें, क्योंकि सनातन धर्म नित्य नवीन और परम पुरातन है। इसका प्रचार प्रसार नित्य करते रहें, हरि नाम लेते रहें और धर्म मार्ग पर चलें, आचरणवान बने, क्योंकि चरित्र से बड़ा कुछ नहीं होता। तो बस मैं समाज को ये बातें। बहुत बहुत धन्यवाद प्राची देवी जी, आपने हमारे लिए इतना समय निकाला और हमारे दर्शकों के लिए इतनी सारी चीजें से रूबरू कराया। ये थी अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्रीमती प्राची देवी तिवारी। इन्होंने अपनी छोटी सी अल्प आयु से ही ख्याति प्राप्त, जिसको कथा के माध्यम से कहा जा सकता है, उसमें एक मुकाम बनाया है। खासकर मध्य प्रदेश की संस्कारधानी कही जाने वाली जबलपुर से ताल्लुकात रखती है। साथ साथ इनकी सोच ये है कि बेटियों को, चाहे बेटे हों, चाहे बेटे हों, चाहे बेटियां हों, उनको शिक्षा दीक्षा जरूर दिलानी चाहिए, साथ ही संस्कार देने चाहिए। और आपका ये कहना है कि प्रत्येक घर में रामचरितमानस होना चाहिए और रामचरितमानस का एक या दो दोहे से स्टार्ट करके उस पे जो है अध्ययन कराना चाहिए। आने वाले समय में निश्चित ही कुछ बदलाव देखा जा सकता था। पीएमपी इंडिया न्यूज के लिए राजेश के तिवारी की खास मुलाकात अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक श्रीमती प्राची देवी शुक्ला तिवारी से विशेष परिचर्चा।